नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी आई लव सुंडा सीरीज में। और सभी को पता है भाई साहब 29 रुपए में मात्र आपको मिल रही है इसकी टेस्ट सीरीज। ऐप पर एसीआई एग्रीकल्चर नाम से आपको ऐप मिल जाता है। फटाफट आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें वहां से, और क्लासेस को यहां से आप यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज को मात्र 29 रुपए चार्ज पे आपको मिल जा रही है, जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस फॉर्म में भी आप नेमरा सुंडा को एक बार सॉल्व कर पाएंगे। जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो और इंप्रूव हो जाता है, आपका नॉलेज कंटेंट के अबाउट। तो उसको जरूर करना है आपको। तो अगली फसल हम लोग जो पढ़नी है वो पढ़नी है ज्वार। ज्वार यानी भाई साहब साइंटिफिक नेम क्या है? शोरगम बाई कलर। शोरगम बाई कलर साइंटिफिक नेम है। क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं ज्वार में कितने? 20। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ सोरगम कौन सी है? CSH1। देखो भाई साहब CSH1 यानी कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिड 1। तो भाई साहब नाम में ही क्या है? सोरगम हाइब्रिड 1 है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिड 1 कब बनी थी? 1964 में बनी थी। पहली हाइब्रिड वैरायटी है किसकी? सोरगम की। कौन सी? CSH1। जैसे HB1 हमने बताया था हाइब्रिड बाजरा 1, वो बाजरा की थी। ऐसा ही याद करना है आपको। CSH1 किसकी है? CSH1 हमारी क्या है भाई साहब? ये सोरगम की हाइब्रिड है, यानी ज्वार की हाइब्रिड है। ज्वार इज नेटिव ऑफ अफ्रीका। ज्वार का उत्पत्ति स्थान क्या है? अफ्रीका है। व्हिच वीड जो हमारा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? स्ट्राइगा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्ट्राइगा को कहा जाता है। अ पार्शियल रूट पैरासाइट। जब हमने आपको पढ़ाया था तो 4 तरीके के हमने पढ़ाए थे भाई साहब। क्या? पैरासिटिक वीड। पैरासिटिक वीड में हमने कहा था टोटल रूट पैरासाइट एक होता है जिसे हम कहते हैं ओरोबैंकी। इसके बाद हमने कहा था सेमी रूट पैरासाइट होता है। सेमी रूट जो हमारा पैरासाइट होता है उसे बोलते हैं स्ट्राइगा। क्या बोलते हैं? स्ट्राइगा। इसके बाद हमने बताया था टोटल स्टेम पैरासाइट होता है जिसे हम बोलते हैं कस्कुटा। फिर हमने कहा था सेमी स्टेम पैरासाइट होता है जिसे बोलते हैं लोरेंथस। ये हमारे चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पेपर्स में आते रहते हैं। इन चारों को आपको याद करना होगा। टोटल रूट हमारा जो है क्या है? ओरोबैंकी है। सेमी रूट हमारा क्या है? स्ट्राइगा है। और टोटल स्टेम हमारा कस्कुटा और सेमी स्टेम लोरेंथस है। ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बार बार पेपर में आते हैं। तो भाई साहब अपनी कंफ्यूजन को दूर करके एक बार अच्छे से इसकी तैयारी आप कर ले, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप सभी को पता है आरंभ बैच अपना चल रहा है किसके लिए? एग्रीकल्चर भाई साहब टेक्निकल असिस्टेंट और सुगरकेन सुपरवाइजर के लिए। इंटो की क्लासेस आपको इस समय मिल रही हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। एंटोमोलॉजी की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। वो इंटो की क्लासेस आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं उसके बाद तो भाई साहब इंटो अगर आपने हमसे पढ़ ली ना तो उसके बाद आपको डरना नहीं पड़ेगा। एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी जैसी सब्जेक्ट से बहुत हलवा लगेंगी आपको कुछ समय बाद। हाँ भाई साहब, लेकिन साथ में रिवीजन आपको जरूर करना पड़ेगा हमारे, जब हम पढ़ाते चलेंगे। हालांकि हम आपको कोशिश करते हैं कि क्लास में मैक्सिमम चीजों का रिवीजन करवा दें, रटवा दें, लेकिन आपको थोड़ा सा सपोर्ट आपको भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ज्वार का उत्पत्ति स्थान हमने बताया था अफ्रीका है। इसके बाद हमने कहा जो स्ट्राइगा हमारा है, स्ट्राइगा के बारे में हमने क्या बताया? ये कैसा है? ये है सेमी रूट पैरासाइट। भाई साहब ये पार जो हमारा क्या है? आंशिक जड़ परजीवी है, सेमी रूट पैरासाइट है। किसमें लगता है? तो भाई साहब ये बाजरा में भी लगता है और ज्वार में भी लगता है, सोरगम में भी लगता है, सोरगम में भी लगता है, और किस में लगता है भाई साहब? बाजरा यानी पर्ल मिलेट में भी लग जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें ज्वार की बीज दर कितनी? 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। ज्वार की बीज दर 10 से 12 किलोग्राम। 40 से 50 किलोग्राम क्या है? फॉडर पर्पज के लिए जो हम ज्वार उगाते हैं तो उगाते हैं। यानी ज्वार के लिए बीज दर कितनी? 10 से 12 किलो। 10 से 12 किलो, जबकि बाजरा में कितनी थी? मात्र 4 से 5 किलो थी। जबकि ज्वार में कितनी है? 10 से 12 किलो है। बस चारा के लिए अगर उगा रहे तो 40 से 50 किलो आपको यूज करना पड़ जाता है ज्वार। रबी ज्वार की सबसे अधिक उपज देने वाली किस्म है M35-1। भाई साहब M35-1 हमारी ऐसी प्रजाति है जो रबी में ज्वार की सबसे ज्यादा उपज प्रोवाइड करती है, ठीक है। रबी में ज्वार की सबसे ज्यादा उपज कौन प्रोवाइड करता है? M35-1 प्रोवाइड करता है। SSG 58-8 ये ज्वार की ऐसी फसल है जिसमें बार बार यानी मल्टी कट पर्पज वाली है, कई बार कटाई करते हैं इसकी में हम लोग। ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। ज्वार की सूखा और लवणता सहिष्णु फसल हमारी कौन सी है? ज्वार की सूखा और लवणता यानी भाई साहब हमारी क्या? सैलिनिटी टॉलरेंस भी हो, ड्रॉट टॉलरेंट भी हो। सैलिनिटी को भी सहे, ड्रॉट को भी सहे, ऐसी फसल होती है
CSH9 इसकी वेराइटी है। CSH1 पहली हाइब्रिड, CSH9 हमारी क्या करेगी, सैलिनिटी को सह लेगी और किसको सह लेगी, सूखे को भी सह ले जाएगी। सोरगम इज कंसिडर्ड एज केमल क्रॉप। भाई साहब केमल क्रॉप, केमल यानी ऊंट वाली फसल, भाई साहब केमल क्रॉप कहते हैं। केमल क्रॉप इसलिए कहते हैं कि भाई साहब पानी की तो इसको बहुत जरूरत रहती ही नहीं है, इसका मतलब सूखा ये बहुत आसानी से सह लेती है। रेसिस्टेंट टू ड्रॉट है, ड्रॉट के प्रति प्रतिरोधी है, समस्या नहीं होती है। बेसिक रेसेस ऑफ सोरगम बाई कलर, बहुत सारी रेसेस पाई जाती हैं, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला तो है सोरगम बाई कलर, सोरगम ग्यूनिया, सोरगम कैडेटम, सोरगम काफिर या ड्यूरा। ये सारी क्या है, मूल जातियां हैं किसकी, सोरगम की, बाई कलर, गुइनिया, कार्डेटम, काफिर और दुर्रा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो इसमें है मेल स्टेराइल वैरायटी। भाई साहब मेल स्टेरिलिटी अगर किसी में लाना है तो किसका यूज करते हैं, कंबाइन काफिर 60 का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जीन, कंबाइन काफिर 60। भाई साहब समझो जरा, चावल में हमने बताया था क्या, डिजियोजिन, गेहूं में क्या बताया था, नॉरिंटेन भाई साहब। इसके बाद हमने बताया ज्वार में बताया कंबाइन काफिर 60, बाजरा में टिफ्ट 23A, मक्का में ओपेक 2। ये सारी की सारी लिस्ट रट डालो क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। आसान से आसान पेपर में टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हैं, MPRAEO का एग्जाम दे रहे हैं, इन सब एग्जाम्स में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो भाई साहब पेटी कुर्सी की बांध लीजिए और लग जाइए एकदम रिवीजन में, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत पड़ोस में है MPRAEO का। थोड़ी सी मेहनत आपको भाई साहब, ये मान के चलिए आपका जो बैंक बैलेंस है हर महीने उसमें 40-40 हजार क्रेडिट होने लगेंगे। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी भाई साहब, थोड़ा सा आलस छोड़िए और एकदम लग जाइए, जुट जाइए अपनी तैयारी में। सोरगम क्रॉप फॉर फॉडर पर्पस शुड बी यूज्ड आफ्टर 50% फ्लावरिंग बिकॉज सोरगम लीव्स आर नी हाई स्टेज प्रोसेस अ हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोसायनिक एसिड। देखो इतनी अंग्रेजी पढ़े तो समझा दे तुमको। सोरगम का जो चारा है यानी ज्वार का जो चारा है इसको यूज कर लेना चाहिए कब, फ्लावरिंग स्टेज पे। फ्लावरिंग स्टेज जब 50% पे पहुंचे तभी यूज कर लो। क्यों तभी यूज कर लो, इससे ज्यादा देर तक ना रखो खेत में। क्यों, क्योंकि जब इसकी स्टेज हो जाती है नी हाई वाली, नी हाई यानी घुटना बराबर स्टेज इसकी जो पहुंच जाती है, नी स्टेज बोलते हैं उसको, घुटने से ऊपर जब ये बढ़ता है फ्लावरिंग के बाद, तब भाई साहब क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ HCN इसमें पाया जाने लगता है। हाइड्रोसाइनिक एसिड या प्रूसिक एसिड जिसे बोलते हो या धूरिन जिसे बोलते हो, ये होता है जहरीला। पशुओं के लिए भी ये क्या होता है, जहर का काम करता है। इसीलिए भाई साहब हमको क्या करना है, फ्लावरिंग जब 50% की स्टेज हो तब इसको क्या करना है, यूज कर लेना है चारे के तौर पर। नी हाई स्टेज, अच्छा आपसे पूछा जाए HCN सर्वाधिक कब पाया जाएगा, तो नी हाई स्टेज पर पाया जाएगा। कब पाया जाएगा, नी हाई स्टेज पर। इसके बाद अंडर ड्रॉट कंडीशन इफ एनिमल इज ग्रेज्ड सोरगम लीव्स विद 0.5 ग्राम ऑफ HCN मे बी डाइंग। कह रहा भाई साहब अगर ज्वार खिला रहे हो तो भाई साहब पानी डाल के खिलाओ। अगर सूखा सूखा ज्वार तुमने खिलाया और उसमें HCN कितना 0.5 ग्राम से ज्यादा पाया जा रहा है, तो भाई साहब तुम्हारा जानवर तो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब वो क्या हो जाएगा, डाई कर सकता है भाई साहब, वो मर सकता है अगर आप 0.5 ग्राम से ज्यादा वाला क्या करा खिला देते हो, ज्वार खिला देते हो, वो भी कैसी कंडीशन में, ड्राइंग कंडीशन में, सूखी कंडीशन में, यानी भाई साहब उसमें पानी नहीं मिलाते हो तब। सोरगम इज कॉल्ड केमल ऑफ डिजर्ट। कह रहा भाई साहब रेगिस्तान का ऊंट कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस गुड ईल्ड अंडर द हाई टेम्परेचर एंड लो सॉइल मॉइस्चर। कह रहा टेम्परेचर हाई होता है, पानी की कमी होती है, फिर भी ये क्या करता है, अच्छी खासी ईल्ड, अच्छा खासा उत्पादन दिलवा देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं भाई साहब रेगिस्तान का ऊंट। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सोरगम इज नोन एज, देखो भाई साहब सोरगम में पेनिकल ही पाया जाता है, लेकिन इसके पेनिकल को कहते क्या है, हेड कहते हैं। सोरगम में जो पुष्पक्रम पाया जाता है उसे कहा जाता है हेड, जो कि एक प्रकार का क्या है, पेनिकल ही है। द सोरगम ग्रेन पुअर इन लाइसिन। कह रहा है सोरगम का जो दाना है इसमें दो चीजें भाई साहब, दो एमिनो एसिड हैं। कह रहा है लाइसिन हमारा तो कम पाया जा रहा है, लाइसिन कम पाया जा रहा है, लेकिन ल्यूसिन भर भर के पाया जा रहा है। लाइसिन ल्यूसिन दो एमिनो एसिड हैं, तो कह रहे लाइसिन कम है लेकिन ल्यूसिन अच्छा खासा पाया जा रहा है। इसके बाद अगर बात करें भाई साहब, ये हमारी हो गई क्या, सोरगम की फसल। सोरगम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फसल है, याद रखना भाई साहब, आपके काम आने वाली है, समझते रहो इस चीज को।
इसके बाद जो हमारी अगली महत्वपूर्ण फसल है वो है गन्ना। क्या है? गन्ना। बहुत काम की फसल है, समझो जरा गन्ना क्या काम आती है आपके। गन्ना सैकेरम ऑफिसिनेरम साइंटिफिक नेम है। क्या नाम है? सैकेरम ऑफिसिनेरम। सैकेरम ऑफिसिनेरम को बोलते हैं क्या? नोबलीकृत गन्ना या नोबेल केन। ठीक है, क्या बोलते हैं? नोबल केन बोलते हैं। इन इंडिया ग्रेट रिसर्च ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ केन इज डन बाई टी.एस. वेंकट रमन। नाम याद रखना भाई साहब, फादर ऑफ नोबल केन इन्हीं को कहा जाता है। क्या नाम है? टी.एस. वेंकट रमन। टी.एस. वेंकट रमन हमारे क्या हैं? फादर ऑफ नोबेल केन या नोबलीकृत गन्ने के पितामह कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है? और इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है? गन्ने का जादूगर कहा जाता है, सुगर केन विजार्ड कहा जाता है इन्हीं को। क्या कहता है? गन्ने का जादूगर, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? हाइब्रिडाइजेशन गन्ने में लेकर आए थे और उसके बाद भाई साहब बड़े पैमाने पर इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया और क्या किया? नोबल केन यानी सैकेरम ऑफिसिनेरम भारत में बड़े पैमाने पर इन्हीं की वजह से आज उगाया जा रहा। 1965 की बात थी जब इन्होंने नोबलीकृत गन्ना बनाना प्रारंभ किया था। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें द वर्ड सैकेरम ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड सरकरा। भाई साहब कह रहे सैकेरम जो शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सरकरा यानी सुगर। भाई साहब सुगर इंडस्ट्री द लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। कह रहे भाई साहब जो ये उद्योग है यानी जो हमारा चीनी का उद्योग है, कह रहे ये एग्रीकल्चर पे बेस्ड सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा क्या है? ये उद्योग है। पहला सबसे बड़ा क्या है भाई साहब? टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग। क्या है? वस्त्र उद्योग यानी भाई रेशम वगैरह जो है वस्त्रोद्योग जो है ये पहले नंबर पर है। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमारा चीनी का उद्योग ही क्या है? दूसरे नंबर पर बना हुआ है। भाई साहब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद लार्जेस्ट हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है? ये है हमारी शुगर की। इसके बाद भारत में अगर बात करें 2006 की, देयर आर अबाउट 582 शुगर फैक्ट्रीज। कह रहा चीनी मिलों की संख्या कितनी थी? 582 थी। भाई साहब मैक्सिमम कहां थी? महाराष्ट्र में 134। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हमेशा इन चीजों में कंपटीशन में रहते हैं। गन्ने के उत्पादन में भी, मिलों की संख्या में भी समय समय पर चेंज होता रहता है। आज के टाइम पर महाराष्ट्र ही उत्पादन में टॉप पर है, पहले यूपी बना हुआ था। ठीक है, द मैक्सिमम शुगर फैक्ट्रीज 317 कह रहा भाई साहब। इसमें जो शुगर फैक्ट्रीज है वो कैसी है? कोऑपरेटिव सेक्टर में है, सहकारी क्षेत्र में है। किसमें? सहकारी क्षेत्र में कितने? 317। और भाई साहब प्राइवेट सेक्टर की कितनी? 203 हमारी प्राइवेट सेक्टर की हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ है क्या? सहकारी क्षेत्रों में सर्वाधिक क्या है? गन्ने की मिलें हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर की मिलें आती हैं। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात किया जाए विश्व भर में तो भाई साहब सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा है? भारत हमारा एरिया में टॉप पर है। ब्राजील और क्यूबा हमारा सेकंड थर्ड है। उत्पादन में ब्राजील टॉप पर है भाई साहब। गन्ने के उत्पादन में ब्राजील टॉप पर है, भारत सेकंड पर है। उत्पादकता की अगर बात किया जाए भाई साहब तो गन्ने की उत्पादकता में टॉप पर कौन सा देश है? पेरू देश है। 115 टन एक हेक्टेयर में वो पैदा कर ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है। भाई साहब अगर बात किया जाए क्षेत्र और उत्पादन एरिया और प्रोडक्शन की तो भाई साहब एरिया और प्रोडक्शन यूपी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। उत्पादन में अगर आप अभी वाली सुंडा पढ़ेंगे तो उसमें यही आपको नजर आएगा, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। लेकिन रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग अब महाराष्ट्र ने क्या कर दिया है? ओवरटेक कर दिया है यूपी को। तब अब आप याद रखो महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटका। भाई साहब महाराष्ट्र इस समय उत्पादन में गन्ने के टॉप पर बना हुआ है। याद रखना आप लोग, करंट डेटा है आपके लिए, काम आ जाएगा। ठीक है, क्या है? महाराष्ट्र गन्ने के उत्पादन में पहले नंबर पर आ गया है अब इसी साल से। और यूपी और महाराष्ट्र ये बार बार एक दूसरे को ओवरटेक करते रहते हैं क्योंकि हम यूपी और महाराष्ट्र के उत्पादन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। तो अगली साल वो ओवरटेक कर ले रहा है, कभी हम ओवरटेक कर ले रहे हैं, ये चेंजेस आते रहते हैं। उत्पादकता भाई साहब हमेशा से तमिलनाडु बना हुआ है। 99.3 टन पर हेक्टेयर जो है गन्ना वहां उत्पादन हो जा रहा है। 99 टन के आसपास वहां पर उत्पादन हो जा रहा है एवरेजली। ठीक है, वनस्पति विज्ञान की अगर बात करें भाई साहब, इतनी बॉटनी की अगर बात करें इस प्लांट में तो बॉटनिकली भाई साहब फैमिली क्या है आपको पता ही है। गन्ने की फैमिली ग्रैमिनी। 2n बराबर 80। पेरिनियल प्लांट है यानी बहुवर्षीय पौधा है। इनफ्लोरेसेंस शुगर का कहलाता है क्या? एरो। व्हिच इज एन ब्रांच, ये भी कह रहा ओपन ब्रांच पेनिकल है। सोरघम में भी क्या था? हेड था, लेकिन वो भी एक प्रकार का पेनिकल था। कह रहा ये भी एरो कहा जाता है, गन्ने के पुष्पक्रम को कहा जाता है एरो।
क्या कहा जाता है, एरो। पूछा जाता है बार बार, निकलना, गन्ने का पुष्पक्रम यानी फूल निकलना कहलाता है एरोइंग, पूछा जाता है टर्म, ठीक है। और ये भी क्या है, एक ओपन ब्रांच्ड पेनिकल है। गन्ना जब परिपक्व हो जाता है तो गन्ने के ऊपर कुछ ऐसा निकल आता ना, ऐसे इसके ऊपर सफेद सफेद ऐसे लगे रहते हैं, ठीक। गन्ना जब परिपक्व होता है, हालांकि हमको कटाई परिपक्व होने से पहले करनी होती है, परिपक्व होने नहीं दिया जाता है। अगर चीनी के लिए आप उसको उगा रहे हो, सीड के लिए अगर आप उगा रहे हो, तब परिपक्व होने दो, परिपक्व होने के बाद आराम से करना, ठीक है। लेकिन अगर आप चीनी के लिए उगा रहे हो तो उसको परिपक्व नहीं होने दिया जाता, पहले उसकी कटाई कर ली जाती है। अच्छा, किस प्रकार का पौधा है, C4 प्लांट है। तो हमने कहा था जितने भी मिलेट्स हैं हमारे सारे C4 प्लांट्स हैं। गन्ना हमारा कैसा है, C4 प्लांट्स है। इसके साथ इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब कह रहे भाई साहब इंटरमीडिएट शॉर्ट डे है, बहुत छोटे दिन भी नहीं चाहिए, इंटरमीडिएट लगभग छोटे दिन चाहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा मॉडरेट वाले, इंटरमीडिएट शॉर्ट डे है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, बॉटनी में ग्रामीनी कुल है, 80 के आसपास क्रोमोसोम है, बहुवर्षीय पौधा है। हमने कहा इसके पुष्पक्रम को बोलते हैं एरो। हमने कहा C4 प्लांट है, इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट है हमारा क्या, गन्ना। इसके बाद अगर हम बात करें, सुगर केन इज ट्रॉपिकल प्लांट। कैसा है, ट्रॉपिकल प्लांट है। कैसे ट्रॉपिकल, ये हमारा भारत है 0 डिग्री, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री है। इसके बाद हमारा 22.5 डिग्री नॉर्थ और 22.5 डिग्री साउथ, ये होगा। इसके बीच में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है, तभी भारत में साउथ वाला पोर्शन हम कहते हैं क्यों बेहतर है, क्योंकि भाई साहब गन्ना क्या है, एक ट्रॉपिकल फसल है, और ये इतना पोर्शन हमारा जो है ये क्या है, ये भाई साहब कर्क रेखा यहीं के आसपास से कहीं से गुजरती है ये वाली, तो इसके ऊपर वाला तो चला जाता है सब ट्रॉपिकल में, इसके नीचे वाला हमारा रहता है ट्रॉपिकल रीजन में। इसका मतलब भारत का जो ट्रॉपिकल क्षेत्र है वहां पर गन्ना का उत्पादन ज्यादा बेहतर हो पाएगा, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन है यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पर क्या होगा, गन्ने का उत्पादन बेहतर हो पाएगा, इसीलिए साउथ में भारत में गन्ना क्या होता है, बेहतर होता है। तो कह रहे साउथ सुगर केन क्या है, ट्रॉपिकल प्लांट है एंड गिव्स मोर यील्ड इन साउदर्न पार्ट। कह रहे इसीलिए उत्पादन ज्यादा कहां होता है, साउदर्न पार्ट में होता है कंट्री के। साउथ इंडिया इज आइडियल फॉर सुगर केन कल्टीवेशन। इसका मतलब है दक्षिण भारत क्या है, बेहतर है हमारा उत्पादन में, लेकिन हम लोग उत्पादन नॉर्थ इंडिया, महाराष्ट्र, यूपी बता रहा टॉप पे प्रोडक्शन में है, लेकिन उत्पादकता फिर भी देख रहे हो ना तमिलनाडु की ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन का है, वहां एक हेक्टेयर में उत्पादकता ज्यादा हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। यानी वहां का जो क्लाइमेट है वो गन्ने के लिए बहुत आइडियल है, लेकिन खेती हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ऑरिजिन इसका क्या है, न्यू गुइनिया। न्यू गुइनिया इसका क्या है, ऑर्गिन है, न्यू गिनी क्षेत्र इसका क्या है, ऑर्गिन है किसका, ओरिजिन प्लेस है किसका, गन्ने का। गन्ने का हमने बताया ब्राजील में सर्वाधिक उत्पादन है। न्यू गिनिया हमने बताया किसका उत्पत्ति स्थान है, 80-82 के आसपास क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। गन्ना हमारा कैसा है, हमने बताया ट्रॉपिकल प्लांट है, साउथ इंडिया में उसकी उत्पादकता ज्यादा होगी, महाराष्ट्र इस समय उत्पादन में टॉप पर है, यूपी एरिया में टॉप पर है, और भाई साहब भारत में अगर देखोगे तो तमिलनाडु की उत्पादकता सर्वाधिक है, विश्व में देखोगे तो पेरू की उत्पादकता सर्वाधिक थी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने बता दी आपको। चलो इसके बाद हम C4 प्लांट है, इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट है, सारी चीजें भी बता दी। क्लासिफिकेशन की अगर बात किया जाए गन्ने की, गन्ने का क्लासिफिकेशन, देयर आर 3 कल्टिवेटेड एंड 2 वाइल्ड स्पीसीज। कह रहा है यहां पर 2 क्या है, कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं गन्ने की, और 2 वाइल्ड, 2 जंगली हैं। पहली हमारी सेकेरम ऑफिसिनम जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है भारत में, जिसका नाम है क्या, नोबेल केन या नोबलीकृत गन्ना। दिस इज द ट्रॉपिकल केन। कैसा है, ट्रॉपिकल केन है भाई साहब, ये हमारा मोटा होता है, थिक होता है और जूसी यानी रसदार होता है, लो फाइबर कंटेंट पाया जाता है। गन्ने में जितना ज्यादा जूस हो, जितना कम फाइबर हो, उतना बेहतर गन्ना माना जाता है। तो हमने बताया ये मोटा भी है, इसमें अच्छा खासा जूस भी है, फाइबर भी कम है, इसका मतलब ये बहुत बेहतरीन गन्ना है। क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने होते हैं, 2n बराबर 80 होते हैं। इसलिए भारत में सर्वाधिक जो उगाया जा रहा है यही उगाया जा रहा है, कौन सा, सेकेरम ऑफिसिनेरम। इसको बनाने का काम भी किसने किया था, इसको बेहतर करने का काम किसने किया था, वेंकट रमन ने किया था, इसलिए उनको हमने बताया था गन्ने का जादूगर या फादर ऑफ नोबेल केन कहा जाता है। इसके बाद दूसरा हमारा है सेकेरम बारबेरी। क्या है, सेकेरम बारबेरी। सेकेरम बारबेरी क्या है भाई साहब, इसका ओरिजिन प्लेस बारबेरी का क्या है, इंडिया है। उसका क्या था, न्यू गुइनिया। हमने कहा सेकेरम ऑफिसिनेरम न्यू गिनी का है, जबकि सेकेरम बारबेरी कहां का है, इंडिया का है। नोन एज इंडियन केन, इसको इंडियन केन कहा जाता है, इंडियन गन्ना कहा जाता है। शुगर इसमें कम पाई जाती है, लो सुक्रोज है, हाई फाइबर पाया जाता है, विद द शॉर्ट एंड थिन स्टाक। कह रहा भाई साहब छोटा सा गन्ना है, पतला सा गन्ना है, फाइबर बहुत है, शक्कर कम है, मतलब किसी लायक का नहीं, सब बेकार है।
ठीक है, इंडियन केन है ये। कितना क्रोमोसोम, 82 से लगाकर 124 तक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 82 से लगाकर 124 तक क्रोमोसोम पाए जा सकते हैं बारबेरी की अलग अलग प्रजातियों में। ठीक है, इसके बाद सेकेरम साइनेंसिस। सेकेरम साइनेंसिस ये हमारा चाइनीज गन्ना है। पहला हमने क्या बताया, सेकेरम ऑफिसिनेरम, इसको हमने कहा नोबेल केन है। फिर हमने कहा सेकेरम क्या भाई साहब, सेकेरम हमारा बारबेरी, हमने कहा यह भारतीय गन्ना है, पतला सा होता है, छोटा सा होता है, फाइबर ज्यादा पाया जाता, शक्कर कम पाई जाती, 82 से 114 तो क्रोमोसोम है, बढ़िया नहीं है। सेकेरम साइनेंसिस हमने कहा चाइनीज गन्ना है भाई साहब, मध्यम प्रकार की शक्कर पाई जाती है, फाइबर इसमें भी अच्छा खासा पाया जाता है, ज्यादा लॉन्ग है लेकिन थिन स्टॉक है। कह रहे लंबा तो है लेकिन पतला है। ठीक है, शक्कर तो ठीक ठाक पाई जाती है लेकिन फाइबर और ज्यादा पाया जाता है। इसका मतलब ये भाई इससे तो बेहतर है, बारबेरी से तो बेहतर है, लेकिन भाई साहब ऑफिसिनेरम से बेहतर नहीं है। क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं 118। कितने, 118। हमने कहा सेकेरम ऑफिसिनेरम में 80 क्रोमोसोम है, हमने कहा बारबेरी में 82 114 क्रोमोसोम है, हमने कहा साइनेंसिस में 118 क्रोमोसोम है। 3 हमने कहा ये बोई जाने वाली प्रजातियां हैं। इसके बाद हमने कहा था 2 वाइल्ड स्पीसीज भी हैं। वाइल्ड स्पीसीज अगर देखोगे तो सेकेरम स्पॉन्टेनियम। सेकेरम स्पॉन्टेनियम हमारा भाई साहब जब जंगली है तो इसका मतलब बहुत बढ़िया तो होगी नहीं, कैसा होगा, लो शुगर कंटेंट होगा, हाई फाइबर कंटेंट होगा। ऐसे ही सेकेरम रोबस्टम, सेकेरम रोबस्टम की भी अगर बात देखोगे तो ये भी वेरी लो शुगर है और भाई साहब ये भी बेकार है, इसमें भी फाइबर बहुत ज्यादा पाया जाता है। जंगली है, जब आदमी उगा नहीं रहा इसका मतलब बढ़िया होती तो जंगली रह क्यों जाती, आदमी उसको क्या करता, कॉमर्शियली उगाना शुरू कर देता, जंगली प्रजाति थोड़ी रह जाती। लेकिन ये क्या है भाई साहब, शक्कर कम पाई जाती, फाइबर ज्यादा पाया जाता, इसलिए ये भी जंगली बनी हुई है। हमने कौन कौन सी प्रजातियां बताई, सेकेरम ऑफिसिनेरम बता दिया, सेकेरम रोबस्टम बता दिया, सेकेरम इसके अलावा क्या बता दिया, सेकेरम रोबस्टम बता दिया, सेकेरम हमारा बारबेरी साइनेंसिस बता दिया, बारबेरी साइनेंसिस, स्पॉन्टेनियम रोबस्टम बता दिया। ठीक है, हमने कहा सेकेरम बारबेरी इंडियन है, सेकेरम स्पॉन्टेनियम हमारा क्या है, ये हमारा जंगली है, सेकेरम रोबस्टम हमारा क्या है, जंगली है, सेकेरम साइनेंसिस हमारा साइनेंसिस चाइनेंसिस, याद हो जाएगा, साइनेंसिस कैसा है, चाइनीज है। और नोबेल केन कौन सा है, सेकेरम ऑफिसिनेरम है। रटते चलो साथ में। बीज और बुआई की बात करें, मटेरियल यूज्ड फॉर सोइंग इज नोन एज सीड पीस और सेट्स। कह रहे या तो इनको टुकड़ा कहते हैं या तो सीड के पीसेस कहते हैं इसको, इसके तौर पे हम लोग बुआई के लिए ये सामग्री यूज करते हैं। अच्छा भाई साहब, 1 ईयर ओल्ड टॉप, भाई साहब इस बात को समझना जरा, कह रहे 1 साल पुराना टॉप 1/3 या हाफ, कह रहे ये अगर गन्ना है, ये अगर गन्ना है, इसका आधा या हाफ ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग, ठीक है, या और ऊपर से कर लो 1/3 ऊपर वाला भाग, 1/3 ऊपर वाला भाग 1 साल पुराना गन्ना हो जाए, जब यानी गन्ना मैच्योर होने वाला होगा उस टाइम की बात कर रहे हैं। ये टॉप वाला पोर्शन हम लोग यूज करते हैं गन्ने की बुआई के लिए, तो ये सबसे बेहतर रहता है। क्यों, अच्छा सबसे ऊपर वाला ही पोर्शन बेहतर रहता है, ये बता दो जरा। कह रहे ऊपर वाला उगाओ, नीचे वाला ना उगाओ। क्यों ऊपर वाला उगाए, क्योंकि ऊपर वाला जो गन्ना होता है वो कैसा होता है, वो होता है इमेच्योर। कैसा होता है, वो होता है इमेच्योर। आप कहोगे इमेच्योर होने से क्या फायदा है। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपकी हाइट बढ़ानी है, अगर आपकी हाइट बढ़ानी तो कब बढ़ेगी, जब आप छोटे से बच्चे हो या जब आप 70 साल के, 60 साल के या 50 साल के हो गए हो। 50 साल के हो तब आपकी हाइट बढ़ेगी अच्छी, या जब आप 20 साल के हो, 10 साल के हो, 5 साल के हो तब आपकी हाइट अच्छी बढ़ेगी। आप कहोगे 5 साल के होंगे तब लंबे हो जाएंगे, तब हमारी हाइट बढ़ जाएगी। तो उसी हिसाब से गन्ना जब इमेच्योर होगा, उसमें जो सेल्स पाई जाती होंगी उनमें क्या होगा, ऊपर वाला गन्ना इमेच्योर होता है, टॉप वाला पोर्शन वाला गन्ना इमेच्योर होता है। नीचे वाला तो भाई शुरुआत से बना हुआ है, वो नया नया ऊपर बढ़ा है, इसका मतलब ऊपर वाला गन्ना इमेच्योर है। ऊपर वाला गन्ना कैसा होता है, इमेच्योर होता है, और साथ में ऊपर वाले गन्ने में क्या, हाई ग्लूकोज भी पाया जाता है। यानी भाई साहब सीड को जमने के लिए ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो भी उसको मिल रही है। साथ में इमेच्योर है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन अच्छे से पाए जा रहे हैं, उसमें बढ़वार तेजी से हो सकती है, इसीलिए टॉप वाला पोर्शन गन्ना जो है बीज के लिए बेहतरीन रहता है, गुड जर्मिनेशन इसी वजह से हो पाती है। बात समझ में आई। ऊपर वाला क्यों उगाना है, क्योंकि अपरिपक्व है और उसमें अच्छा खासा ग्लूकोज पाया जा रहा है। इसके बाद बात करें अगर बीज दर कितनी रखेंगे, तो कह रहे 3 बडेड, 3 आंख वाले। आंख क्या है, जब गन्ना आप देखते हो तो गन्ना कैसा है, नोड और इंटरनोड में बटा होता है। जो गन्ने गांठ पाई जाती है, यहां पर ऐसे छोटा सा
गांठ पे ऐसे छोटा सा पाया जाता है, इसे बोलते हैं कलिका। क्या बोलते हैं? कलिका या बड। तो जो कलिका होती है लगभग 3 कलिका वाला गन्ना यूज करेंगे। एक यानी सेट में लेंगे कम से कम 3 कलिकाएं। मान लो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो हम लेंगे कम से कम इतना टुकड़ा लेंगे जिसमें एक सेट में कम से कम 3 कलिकाएं आ जाएं। इस 3 कलिका वाले कम से कम 35 से 40 हजार टुकड़े लेंगे 1 हेक्टेयर के लिए। 35 से 40 हजार टुकड़े जिसमें 3 बर्ड्स पाई जाती हूं, ये बेहतरीन होगा। दूसरी बात, अच्छा ऊपर के गन्ना ये भी फायदेमंद होता है इसलिए क्योंकि ऊपर के गन्ने में जैसे जो नोड, जैसे अगर नीचे गन्ना देखोगे तो नीचे गन्ने में एक नोड यहां होगा तो एक नोड यहां होगा, एक नोड यहां होगा। जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे नोड्स के पास पास आती चली जाएंगी, क्या होगा? नजदीक नजदीक होंगी। तो 3 सेट आपको चाहिए तो इतना ही गन्ना लगा के आप 3 सेट पा जाओगे, जबकि यहां 3 सेट के लिए इतना बड़ा गन्ना लगाना पड़ता था आपको। ठीक है, तो टॉप पोर्शन में क्या होगा? बड्स भी पास पास में होती हैं नोड्स, क्योंकि वहां पर क्या होता है? नजदीक नजदीक पाई जाती हैं, इसलिए भी ऊपर वाला गन्ना बेहतरीन रहता है। ठीक है, अच्छा तो हमने कहा 3 कलिका वाला गन्ना जो हमारा होगा 35 से 40 हजार टुकड़ा, लगभग ये निकल आएगा कितने में? 75 से 80 क्विंटल गन्ना आप जब लगाओगे 1 हेक्टेयर में, तब आपका ये 35 से 40 हजार टुकड़े आपके निकल आएंगे। सेट को बोने से पहले हम क्या करते हैं? ट्रीट कर लेते हैं, ट्रीटमेंट कर लेते हैं। क्या करते हैं? बीज शोधन कर लेते हैं। तो गन्ने में बीज शोधन के लिए किसका यूज करते हैं? एक दवा आती है जिसका नाम है एगलाल, या इसी के अलावा दूसरी दवा आती है एरेटान। तो एगलाल या एरेटान का यूज कर लेते हैं किसके लिए? बीज शोधन के लिए। 0.5% घोल का यूज करते हैं एगलाल या एरेटान का, ये हमारे लिए बेहतरीन रहता है। गन्ने को इसमें डुबाकर हम लोग फिर बुआई करते हैं तो गन्ने में लाल सड़न और ये बाकी सारे रोग नहीं लग पाते हैं। क्लियर? चलो इसके बाद रोपण के समय की अगर बात करें भाई साहब, टाइम ऑफ प्लांटिंग की बात करें तो अटमन प्लांटिंग हमारे कब होता है? प्लांटिंग इन द अक्टूबर इन नॉर्थ इंडिया। कह रहे नॉर्थ इंडिया में प्लांटिंग कब करते हैं? अक्टूबर में करते हैं अटमन की। अदसाली गन्ना हमारा क्या है? अदसाली प्लांटिंग। प्लांटिंग इन जून जुलाई टेक 15 to 18 मंथ। कह रहे अदसाली गन्ना जो है जून जुलाई में बोया जाता है और इसको तैयार होने में कम से कम 18 माह, 1.5 साल, 15 से 18 माह का समय लगता है। और मुख्यतः यह साउथर्न इंडिया में उगाया जाता है, या और अगर कॉमनली देखा जाए तो महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में उगाया जाता है। एक साली गन्ना या इसे बोलते हैं स्प्रिंग प्लांटिंग, एक साली गन्ना। हमने पहला कहा अटमन। अटमन हमने कहा कब बोओगे? अक्टूबर में। अटमन बोया अक्टूबर में उत्तर भारत में। अटमन अक्टूबर उत्तर भारत, अटमन अक्टूबर उत्तर भारत। अदसाली गन्ना जून जुलाई में बोया, 15 से 18 माह में तैयार, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत। एक साली या बसंत रोपण हम अगर बात करें, यानी एक साली यानी स्प्रिंग प्लांटिंग की बात करें, इसको बोते हैं जनवरी फरवरी में। जनवरी फरवरी में बोया जाता है, 1 वर्ष समय लगता है, यह भी उत्तर भारत में उगाया जाता है। ठीक है, हमने कहा अटमन कब? अक्टूबर में। हमने कहा अदसाली कब? जून जुलाई में। हमने कहा एक साली कब? जनवरी फरवरी में। एक साली तो आपको 1 साल जहां शुरू होता साल वहीं से एक साली जनवरी फरवरी में बो दिए, एक साली। ठीक है, अटमन की बात आए तो अक्टूबर में जाओगे, और बात करें हम लोग अगर अदसाली की तो कब करोगे? जून जुलाई में। ठीक है, याद रखना जून जुलाई में है, 18 माह लगेगा ना, 1.5 साल। पक्के तैयार कब होगा? जनवरी फरवरी में तैयार होगा जो पक्के अदसाली गन्ना लगाओगे। 1.5 साल यानी 18 माह के आसपास ले रहा समय। याद रखना, पूछा जाता है बार बार आपसे अदसाली गन्ना के विषय में, इसलिए आपको बार बार समझा रहे हैं हम। रोपण के तरीके की अगर बात किया जाए तो फ्लैट प्लांटिंग हम लोग कर लेते हैं। कितनी दूरी रखेंगे भाई साहब? 75, एक ये लाइन है, एक लाइन, इस लाइन टू लाइन के बीच में दूरी कितनी रखेंगे? 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे, और 8 सेंटीमीटर गहरे, 8 से 10 सेंटीमीटर गहरे कुंड बनाएंगे फ्लैट बेड में। 8 से 10 सेंटीमीटर गहरे खांचे बनाएंगे और उन खांचों में क्या करेंगे? बुआई करेंगे। इसकी ये विधि जो है फ्लैट बेड मेथड कहां यूज होता है? उत्तर भारत में मुख्यतः यूज किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें दूसरी कुंड विधि यानी फर्रो मेथड। कुंड बनाओ यानी फर्रो मेथड। फर्रो मेथड हमारा ये हैवी सॉइल्स में। अब पूछोगे हैवी सॉइल्स क्या है? तो भाई साहब लाइट सॉइल हैवी सॉइल्स के वजन से नहीं होता है। हैवी सॉइल का मतलब है जिसमें कर्षण क्रिया करना मुश्किल हो, यानी हल चलाना जिसमें जितना कठिन है वो मिट्टी उतनी हैवी है। तो जो मिट्टी हैवी होती है, जैसे क्ले सॉइल जो होगी वो ज्यादा हैवी होगी, ऑब्वियस सी बात है। रेत में अगर आपको हैरो चलाना हो तो आसानी से चला लेंगे, जितनी आपस में कॉम्पैक्ट मिट्टी होगी वो हैवी होगी, उसमें हल चलाना मुश्किल होगा। तो हैवी सॉइल अगर देखा जाए तो भाई साहब इसमें जो है प्रयोग किया जाता है कुंड वाली विधि। उत्तर भारत में 15 से 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी कुंड बनाकर उसमें खेती करते हैं। दक्षिण भारत में कुंड की गहराई बढ़ जाती है, लगभग 20 सेंटीमीटर गहरी कुंड बनाते हैं। 10 से 15 उत्तर भारत में कुंड, 20 सेंटीमीटर दक्षिण भारत में कुंड यूज करते हैं। ट्रेंच मेथड भाई साहब ये हमारा IARI द्वारा पीएचडी में पूछा गया है सवाल 1997 में। गन्ना जिन क्षेत्रों में समुद्र के किनारे हवा तेज चलती है, गन्ना ज्यादा गिर,
या जहां भी गन्ना गिरने की समस्या पानी की वजह से हो, हवा की वजह से हो, गन्ना गिरने की समस्या जहां होती है और लंबा गन्ना जहां पर पैदा होता है, लंबे लंबे गन्ने पैदा होते हैं और ये लंबे गन्ने होने के कारण जब हवा आती है तो ये तेजी से गिर जाते हैं। लॉजिंग बहुत ज्यादा होती है, क्या बोलते हैं, लॉगिंग बोलते हैं, क्रॉप लॉगिंग, फसल का गिरना क्रॉप लॉगिंग। तो इस क्रॉप लॉगिंग से बचने के लिए क्या करना होगा भाई साहब, ट्रेंच मेथड अपनाना होगा। ट्रेंच चूंकि एक गहरी खाई विधि होती है, लंबे लंबे एकदम गहरे गहरे पुल बनाए जाते हैं इसकी वजह से, और एयर पास करने की पर्याप्त जगह रहती है, इस वजह से गन्ना इसमें गिरता नहीं है। तो भाई साहब तटीय क्षेत्रों में जहां गन्ना गिर जाता है उन क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, ट्रेंच मेथड का यूज कर लेते हैं। इसके बाद बात करें अगर हम खाद और उर्वरक की, तो भाई साहब अधिक पोषक फसल लेने लेकिन पकने की अवस्था के दौरान नाइट्रोजन की उच्च खुराक में, देखो भाई साहब ऐसे तो इसको एनपीके बहुत चाहिए गन्ना को, लेकिन जब गन्ना पक रहा है तब अगर आपने उसमें नाइट्रोजन डाल दिया तो क्या होगा, आपकी शुगर की परसेंटेज कम हो जाएगी गन्ने में। ठीक है, दूसरी बात समझो, कह रहे एप्लीकेशन अगर करना है तो कितना दोगे फिर, तो हम कह रहे 120 से 150 किलोग्राम तक इसको चाहिए नाइट्रोजन, और भाई साहब 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास। 120 से 150 नाइट्रोजन, 80 फास्फोरस, 60 पोटास तक अगर आप देते हो तो काम चल जाएगा गन्ने का। बेहतरीन तरीका यह है कि आप गन्ने की बुआई के समय आप सारी चीजें दे लो, लेकिन भाई साहब फसल पकने के समय हायर डोज ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग राइपनिंग स्टेज, पकने के समय कतई नहीं देना, नहीं तो क्या होगा, शक्कर कम पड़ जाएगी गन्ने में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, इसके बाद द बेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन नॉर्मल सोन अमोनियम सल्फेट। देखो नॉर्मल अगर मिट्टी है, सामान्य मिट्टी है, तो कौन सा फर्टिलाइजर यूज करोगे, अमोनियम सल्फेट, NH4SO4 का होल ट्वाइस, अमोनियम सल्फेट का यूज करेंगे। अगर हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, सामान्य मिट्टी है तो, मिट्टी अगर सैलाइन है तो यूज करेंगे यूरिया, सैलाइन है तो क्या यूज करेंगे, यूरिया, और अगर अम्लीय है एसिडिक है तो क्या यूज करेंगे, कैन यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे आप कहते हो किसान खाद या सोना खाद, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो हमने कहा कि भाई साहब सामान्य मृदा है तो किसका यूज कर रहे हैं भाई साहब, सामान्य मृदा में अमोनियम सल्फेट, अमोनियम यानी NH4SO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, अमोनियम सल्फेट। इसके बाद हमने कहा अगर क्षारीय मृदा है, क्षारीय या लवणीय मृदा है, तब यूज कर देंगे यूरिया। क्या यूज कर देंगे, यूरिया। अगर मृदा एसिडिक है, अम्लीय है, तब क्या यूज करोगे, कैन यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यूज करोगे, या किसान खाद इसी को बोलते हैं या सोना खाद इसी को बोलते हैं। बात समझ में आ गई, सामान्य है तो अमोनियम सल्फेट, भाई साहब मिट्टी क्षारीय है तो यूरिया, मिट्टी अगर अम्लीय है तो किसका यूज करोगे, तब यूज करोगे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का। ठीक है, ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं। आज के लिए हम लोग इतने रख लेते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो भाई साहब यहां से इरिगेशन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, शुगर केन बहुत बेहतरीन क्रॉप है, बहुत बार बार आपसे पूछी जाती है। यहीं पर हम लोग अपने क्लास को आज ओवर कर देते हैं। मैंने कहा था क्लास का टाइम आपके आधे घंटे जरूर रहेगा, लेकिन ये आधे घंटे आपके लिए इफिशियंट रहेंगे, हम बकैती नहीं करेंगे इसमें, आपको प्रॉपर आधे घंटे नॉलेज ही देंगे, और इस नॉलेज के साथ आपका इंप्रूवमेंट तेजी से होगा। और भाई साहब बार बार आप रिपीट करें इस क्लासेस को, खुद भी देखें, बाकी अपने लोगों को भी सजेस्ट करें। बाकी लाइक कमेंट आपको करने ही, आपको पता है इस चीज के बारे में। चैनल को जो लोग अभी देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए ये सीरीज अब रेगुलर जारी रहने वाली है। नेमरस सुंडा आपके लिए ऐसी बुक है जो हर एग्जाम में, आपका कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम होता है वहां पर भरपूर तरीके से काम आती है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि आप सभी को। कल फिर मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पर। ठीक है, शुभ रात्रि आप सभी को।